माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो वो टॉपिक क्या है। टॉपिक है वो हमारा वित्तीय निर्णय का और इसे प्रभावित करने वाले तत्व का। ठीक है, वित्तीय निर्णय, वित्त मतलब क्या है? पैसा, और निर्णय मतलब क्या है? डिसीजन, कि मेरे पास जो पैसा है उस पैसे को मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है। मतलब कि हर एक व्यक्ति किसी भी काम में पैसा क्यों लगाता है? मुनाफा मतलब प्रॉफिट के लिए लगाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि एक जो व्यक्ति है वो अपने बिजनेस में जो पैसा है वो किन बातों को लेकर इन्वेस्ट करता है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स का होता है। क्या केवल एक ही काम के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है या एक से अधिक कामों के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहां लिखा है वित्तीय निर्णय लेने का अर्थ 3 विस्तृत निर्णयों से है। वो बोल रहा है कि वित्तीय निर्णय, पैसों का जो निर्णय ले रहे हो तो ऐसा निर्णय 3 बातों को लेकर होता है। पहला यहां बताया गया है निवेश संबंधी निर्णय, कि आप निवेश करोगे मतलब पैसा लगाओगे, तो उस पैसे को लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा बोलता है वित्तीय निर्णय, मतलब कि अब आपके पास जो पैसा है, वित्त है, जो पैसा आया है, तो उस पैसे को अब किस तरीके से उपयोग में लेकर आना है, उसका निर्णय। और थर्ड है लाभांश संबंधी निर्णय। लाभांश मतलब कि एक कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वह अपने अंशों के निर्गमन के माध्यम से क्या करती है? जनता से पैसा प्राप्त करती है। तो उन जनता को निर्गमित किए गए अंशों पर लाभांश भी देना होता है। जैसे 2 तरीके के अंश होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। तो लाभांश दोनों पर मिलता है, तो पूर्वाधिकार अंशों पर हो सकता है लाभांश की दर फिक्स की गई हो। तो ऐसे लाभांश संबंधी निर्णय उसे किस तरीके से लेना है, इन 3 निर्णय के बारे में आज हम जानेंगे। तो एक एक करके हम समझेंगे। फर्स्ट हम निवेश संबंधी निर्णय के बारे में जानेंगे, उसके बाद वित्तीय निर्णय और लाभांश निर्णय को समझेंगे। ठीक है, तो देखो वित्तीय निर्णय में क्या लिखा है। लिखा है निवेश संबंधी निर्णय में, निवेश निर्णय का संबंध इस बात से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में कैसे विनियोजित किया जाए। फर्म के कोष मतलब कंपनी जो है उसका जो फंड बना हुआ है पैसों का, ठीक है, तो वो जो पैसे हैं उससे कैसे निवेश किया जाए। और ऐसा निवेश निर्णय दीर्घकालीन और अल्पकालीन हो सकता है। मतलब यहाँ हम पढ़ रहे निवेश संबंधी निर्णय कि जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है किसी ऐसे काम में जिससे मुझे मुनाफा हो। ठीक है, तो ऐसा निर्णय मैं 2 बातों के आधार पर ले सकती हूँ। अल्पकाल के लिए, कम समय अवधि के लिए भी किसी काम में पैसा लगा सकती हूँ, और दीर्घकालीन मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए किसी काम में पैसा लगा सकती हूँ। तो बात यहाँ पर ये आती है कि दीर्घकाल में जब आप पैसा लगाते हो, लॉन्ग टाइम पैसा लगाते हो, तो उसके लिए क्या बात है, कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है जिस कारण आप क्या करते हो? दीर्घकालीन निवेश करते हो, और कौन सी बातें ऐसी होती है जिसके आधार पर आप अल्पकालीन निवेश करते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ निवेश संबंधी निर्णय कितने होते हैं? 2, अल्पकालीन निवेश संबंधी और दीर्घकालीन। ठीक है, दोनों का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं दीर्घकालीन निवेश निर्णय क्या होता है। दीर्घकालीन निवेश निर्णय, ठीक है, मतलब लंबे समय के लिए निवेश करना हो। ठीक है, तो इसको पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से भी पुकारा जाता है, दीर्घकालीन निवेश को। इसमें दीर्घकालीन आधार पर वित्त की वचनबद्धता निहित होती है। दीर्घकालीन वित्त के आधार पर, दीर्घकालीन आधार पर वित्त की वचनबद्धता होती है, मतलब कि पैसों की प्राप्ति के संबंध में कोई इनके रूल्स होते हैं। उदाहरण के रूप में देखो, वर्तमान में प्रचलित मशीन के स्थान पर नई मशीन में निवेश करना, या एक नई संपत्ति का अधिग्रहण करना, या कोई नई शाखा खोलना आदि इसके उदाहरण है। दीर्घकालीन निवेश समझ में आया? मतलब कि लंबे समय के लिए निवेश किया। जैसे कि मैं कोई मशीन लेकर आई हूं तो उसमें मैंने बड़े पैमाने पर निवेश किया, ठीक है, और वो मशीन है वो लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ उदाहरण दिया कि दीर्घकालीन निवेश संबंधी निर्णय एक ऐसा निर्णय होता है जो स्थायी संपत्तियों के पक्ष में लिया जाता है। ठीक है, जो हमें लंबे समय तक अपनी सर्विस देती है, और उसमें बड़े पैमाने पर हमें अपना अमाउंट क्या होता है? डिपॉजिट करना होता है। फिर आगे देखो, अतः ऐसे निर्णयों को लेते समय अत्यंत सावधानी रखनी होती है। ये निर्णय उन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाने चाहिए जो इन्हें पूर्ण रूप से जानते हैं या जिन्हें ये बोधगम्य है। एक गलत पूंजी बजटिंग निर्णय सामान्य रूप से व्यवसाय की कार्य क्षमता को क्षति पहुंचाता है तथा भविष्य में भी वित्तीय
तथा भविष्य में भी वित्तीय भविष्य को ठेस पहुंचाता है। कहने का मतलब है दीर्घकालीन निवेश निर्णय, मतलब स्थायी संपत्तियों में आपको पैसा लगाना है, भूमि भवन पूंजी, भूमि भवन मशीन जो ये होती है इसमें आपको निवेश करना है। तो ऐसा निर्णय आपको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इसमें किया गया पैसा या तो फिर आपका वेस्ट जाएगा या फिर आपको मुनाफा देगा। मुनाफा कब देगा? जब आपने सोच समझ कर इसमें इन्वेस्ट किया। और पैसा वेस्ट कब जाएगा? जब आपने बिना किसी रूपरेखा के आधार पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें जो ये दीर्घकालीन निवेश है इसे करने के लिए कौन सी बातें प्रभावित करती है कि पूंजी बजटिंग, जिसे दीर्घकालीन निवेश कहा जाता है, कि निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक व्यवसाय में निवेश के लिए अनेक परियोजनाएं उपलब्ध होती है। परियोजनाएं मतलब प्लानिंग, योजनाएं। हर एक व्यक्ति किसी भी काम में पैसा लगाता है तो पैसे के लिए योजना बनाता है ना। तो यहाँ यही बोला गया है कि एक जो बिजनेस होता है वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए परियोजना बनाता है, उसके व्यवसाय में परियोजना होती है। लेकिन प्रत्येक परियोजना का उससे प्राप्त होने वाली आय का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चाहे उस परियोजना का चुनाव किया जाता है अथवा नहीं, लेकिन मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो प्लानिंग के बेस पे पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अब वो किसी काम की प्लानिंग करता है तो प्लानिंग भी अनेक प्रकार की होती है। एक काम को करने के अनेक तरीके होते हैं, तो आपको उन अनेकों तरीकों को जानना चाहिए और उनका मूल्यांकन करना चाहिए। फिर जो सर्वश्रेष्ठ होती है उसके आधार पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अतः निम्नलिखित कुछ कारक हैं जो पूंजी बजटिंग निर्णय को प्रभावित करते हैं, और पूंजी बजटिंग निर्णय हम दीर्घकालीन निवेश निर्णय को कहते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 3 कारक बताए गए हैं: परियोजना का रोकड़ प्रवाह, निवेश कोटि, अंतर्भाविता तथा आय की दर। इन 3 बातों के आधार पर दीर्घकालीन निवेश निर्णय प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे पहले उसने बोला अपन को कि परियोजना का रोकड़ प्रवाह, जब एक कंपनी एक भारी धनराशि का निवेश करने का निर्णय लेती है तो वह समय में कुछ रोकड़ का प्रवाह अधिक होने की अपेक्षा करती है, अर्थात कुछ रोकड़ अधिक प्राप्त करना चाहती है। ये रोकड़ प्रवाह, रोकड़ प्राप्ति तथा रोकड़ भुगतान क्रम उस समय विशेष के लिए होते हैं जो किए हुए निवेश से होते हैं। पूंजी बजटिंग निर्णय लेने से पहले इन रोकड़ प्रवाह की धनराशियों का भली भांति विश्लेषण कर लेना चाहिए। दीर्घकालीन निवेश निर्णय दीर्घकालीन संपत्तियों के पक्ष में लिए जाते हैं। बड़े पैमाने पर पैसा लगता है, एक बार लगा हुआ पैसा वापस प्राप्त नहीं होता, या तो उससे मुनाफा होता है या फिर नुकसान होता है। तो जब हम इस स्थायी संपत्तियों में या जो दीर्घकालीन निवेश कर रहे हैं, इसके लिए हमें कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले रोकड़ प्रवाह, हमारी रोकड़ स्थिति को देख लेना चाहिए। प्रवाह मतलब आना और जाना, कितना रोकड़ हमें प्राप्त होता है, कितना रोकड़ का हमें भुगतान करना है। उस स्थिति के आधार पर डिसीजन लो कि हाँ, हम इस संपत्ति को खरीद सकते हैं या इस काम में पैसा निवेश कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड, आय की दर। परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उससे होने वाली आय की दर है। जो पैसा लगाया उससे जो पैसा लगाया है उस पर अपन को लाभ किस दर से हो रहा है, और इन गणनाओं का आधार प्रत्येक प्रस्ताव से होने वाली आय तथा उस पर होने वाली जोखिम का निर्धारण है। जो भी परियोजना होती है, देखो कि कौन सी परियोजना में कितना पैसा लगाने से कितना मुनाफा है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है फ्रेंड्स, जैसे कि बैंक होते हैं। ठीक है, अब बैंक में कैसा होता है? स्थायी खाता भी होता है, चालू खाता भी होता है। ठीक है, और कौन सा होता है? स्थायी खाता, चालू खाता और बचत खाता, ये 3 खाते होते हैं। तो हम इन तीनों में पैसा किस लिए जमा करते हैं? ब्याज के आधार पर, कि किससे हमें ब्याज ज्यादा मिलेगा या किससे हमें ब्याज नहीं मिलेगा, इस आधार पर हम निर्णय लेते हैं ना। तो यहाँ भी ये बताया गया है कि दीर्घकालीन निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है। तो ऐसी योजना में निवेश करने से पहले योजनाओं का मूल्यांकन कर लो। साथ ही साथ ये देखो कि आय की दर, प्रत्येक प्रकार की परियोजना में निवेश किए गए पैसे पर आय की दर क्या होगी, मतलब पैसा किस आधार पर कितना हमें मिलेगा। जैसे उदाहरण बताया कि अ तथा ब 2 प्रस्ताव है या 2 परियोजनाएं हैं जिनमें दोनों में समान प्रकार की ही जोखिम है। नो रिस्क नो गेन, प्रत्येक प्रकार के काम में रिस्क रहती है। आय की दर क्रमशः 10 तथा 12% है। तो सामान्य परिस्थितियों में परियोजना ब का चुनाव किया जाएगा। 2 परियोजनाएं अ और ब दोनों में समान पैसा लग रहा है, समान प्रकार की जोखिम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आय की दर
किससे ज्यादा प्राप्त हो रही है? ब परियोजना से, तो हम ब का चुनाव करेंगे क्योंकि अ से कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10 का। ठीक है, एंड लास्ट इसका पॉइंट है फ्रेंड्स, निवेश कसौटी अंतर्भाविता। मतलब किसी विशेष परियोजना में निवेश का निर्णय करने के लिए अनेक गणनाओं जैसे निवेश की राशि, ब्याज की दर, रोकड़ प्रवाह, आय की दर आदि की गणना करनी पड़ती है। निवेश कसौटी अंतर्भाविता, जैसे कि हम किसी से ऋण लेके आते हैं तो हम ये नहीं देखते कि जो ऋण लेकर आ रहे हैं उस पर ब्याज की दर क्या है और जितने समय के लिए मैं ऋण ले रहा हूं उस पर मुझे ब्याज कितना देना पड़ेगा, कैलकुलेशन करते हैं ना। तो सेम इसमें भी यही है कि मैं जो निवेश कर रहा हूं उसमें मैं जो जिस काम में पैसा निवेश कर रहा हूं, ठीक है, वो काम मुझे कितने समय तक प्रॉफिट देगा। निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन की अनेक तकनीक है जिन्हें पूंजी बजटिंग तकनीक के नाम से पुकारा जाता है। किसी एक विशेष प्रस्ताव का चुनाव करने से पूर्व इन तकनीकों का उपयोग सभी प्रस्तावों के लिए किया जाना चाहिए। तो आया आपको दीर्घकालीन निवेश समझ में कि दीर्घकालीन निवेश में हमने 3 बातों को पढ़ा कि सबसे पहले परियोजना का देख लो कि परियोजना कैसा फायदा पहुंचा रही है, आय की दर देख लो कि इस परियोजना में पैसा लगाने से कितना फायदा है, और थर्ड देख लो निवेश कसौटी अंतर्भाविता कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया ब परियोजना का चुनाव करके तो ये कितने समय तक मुझे मुनाफा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखेंगे हम इसमें अल्पकालीन निवेश। हमने 2 पढ़े थे ना, किसमें पढ़े थे अपन ने? फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से सोचो, फर्स्ट क्या पढ़ा था? याद ही नहीं आ रहा, मैं भूल गई। ठीक है, अब निवेश संबंधी निर्णय में हमने 2 पढ़े थे, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। तो दीर्घकालीन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अल्पकालीन निवेश, मतलब कि चालू पूंजी निर्णय, व्यवसाय के दैनिक खर्चों के लिए दैनिक खर्चों से संबंधित होता है अल्पकालीन निवेश। ठीक है, तो क्या लिखा कि अल्पकालीन निवेश से तात्पर्य व्यवसाय में स्कंद, देनदार तथा रोकड़ के स्तर का निर्णय लेने से है। इन संपत्तियों के विषय में निर्णय लेने का अर्थ व्यवसाय की दैनिक कार्यवाही का निर्णय लेने से है, क्योंकि ये संपत्तियां दैनिक लेन देन से प्रभावित होती है और ये लेन देन व्यवसाय की देयता तथा लाभदायकता को प्रभावित करती है। अल्पकालीन निवेश, ठीक है, व्यवसाय में जरूरी नहीं है कि दीर्घकालीन निवेश होता है, दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों निवेश होता है। आवश्यकता है आपको इन दोनों को देखना कि किस निवेश से मुझे मुनाफा है और किससे मुझे नुकसान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट, कौन सा? निवेश संबंधी निर्णय का। अब दूसरा हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंधी निर्णय। वित्तीय संबंधी निर्णय में क्या लिखा है? ठीक है, लिखा है यहाँ एक कंपनी को वित्तीय निर्णय लेने में विवेक सम्मत होना चाहिए, मतलब सोच समझकर बुद्धि के आधार पर, ताकि ऋण तथा समता का अनुपात उचित हो। अतः इन वित्तीय निर्णय में ऋण, समता तथा पूर्वाधिकार, अंश पूंजी तथा प्रतिधारी उपार्जन हो सकते। वित्तीय संबंधी निर्णय, वित्त वो जो प्राप्त करता है अपने अंशधारियों से, ठीक है, या उसके पास जो वित्त होता है उसको वो उपयोग में लेता है, तो उसकी प्लानिंग उसे सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, तो इसे भी प्रभावित करने वाले तत्व देखते हैं कि वित्तीय निर्णय विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक है, कौन कौन से? देखो, लिखा है लागत, प्रवर्तन लागत, रोकड़ प्रवाह स्थिति, जोखिम और स्थायी संचालन लागत। इन सभी की डिटेल को हम जानेंगे। तो फर्स्ट यहाँ वित्तीय संबंध निर्णय में है लागत। विभिन्न स्रोतों से निधि प्राप्त करने की लागत भिन्न भिन्न होती है, मतलब विभिन्न स्रोतों से निधि, अलग अलग स्रोतों से अलग अलग प्रकार के कोषों की प्राप्ति होती है। साधारणतः एक विवेकशील प्रबंधक उसी स्रोत का चुनाव करता है जो सबसे सस्ता होता है, जैसे कि हमें बैंक से भी पैसा प्राप्त हो जाता है, अंशों के माध्यम से भी प्राप्त हो जाता है, ऋण पत्रों से भी हो जाता है, जन निक्षेप से भी हो जाता है, बहुत सारे स्रोत हैं और इन सब स्रोतों से अलग अलग प्रकार से हमें पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो बोला है वित्तीय निर्णय, वित्तीय निर्णय लागत के आधार पर लिया जाता है कि जितना खर्चा है उस खर्चे के आधार पर। ठीक है, सेकंड जोखिम, विभिन्न स्रोतों में संबंधित जोखिम भिन्न होती है। जिस स्रोत का चुनाव करोगे उस स्रोत के क्या है, अलग अलग नियम है, तो उसमें भी जोखिम रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है यहाँ प्रवर्तन लागत। जिस स्रोत की प्रवर्तन लागत अधिक होती है उससे प्रति आकर्षक कम होता है। ठीक है, प्रवर्तन लागत, जिस भी स्रोत का हम चुनाव करते हैं तो उसको उस स्रोत से पैसा प्राप्त करने के जितने ज़्यादा हमें औपचारिकता पूरी करना होती है वो स्रोत उतना ही ज़्यादा हमें क्या लगता है, महंगा लगता है। ठीक है, रोकड़ प्रवाह स्थिति,
एक व्यवसाय के सुदृढ़ रोकड़ प्रवाह स्थिति ऋण वित्तीयन उससे अधिक जीवन श्रम बना सकती है अपेक्षा का समता वित्तीयन स्थिति के। रोकड़ प्रवाह स्थिति, अगर उसके व्यवसाय में जो रोकड़ की स्थिति है वो अच्छी होगी तो उसे ऋण लेने की किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। एक बार फिर देखो, यह मैं कह रहा है एक व्यवसाय के रोकड़ सुदृढ़ प्रवाह स्थिति ऋण वित्तीयन उसे अधिक जीवन श्रम बना सकती है अपेक्षा का समता वित्तीयन स्थिति के, कि उसका पैसा ही उसे मजबूत बना सकता है, उसका पैसा ही उसे मजबूत बना सकता है, किसी दूसरों से पैसा प्राप्त करके नहीं बना सकता। एक और बना सकता है तो दूसरी ओर अगर कभी उसके ऋण से वो पैसा नहीं कमा पाया तो उसका व्यापार भी लॉस में चला गया और एक तरफ से ऋण का ब्याज से भुगतान भी उसे करना होगा। ठीक है। एंड लास्ट इसमें दिया है स्थायी संचालन लागत का स्तर, कि यदि व्यवसाय में स्थायी संचालन लागत का स्तर ऊंचा जैसे भवन किराया, बीमा, प्रीमियम, वेतन आदि, तो निश्चित रूप से इसे स्थायी वित्तीय लागत के लिए कम करना चाहिए। कि यदि आप व्यवसाय के आपके दैनिक खर्चे, स्थायी संपत्तियों के खर्चे, ये सब खर्चे ज्यादा होंगे तो आपको वित्त संबंधी निर्णय लेने में समस्या आएगी, तो आवश्यकता है इन खर्चों को कम किया जाए। तो वित्तीय संबंधी निर्णय का अर्थ है कि व्यवसाय में पैसा कहाँ कितना लगाना है और जो पैसा लगाना है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, कौन सी बातें उसे प्रभावित करती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि व्यवसाय की लागत, व्यवसाय की जोखिम, प्रवर्तन लागत, रोकड़ स्थिति, उसके संचालन लागत का स्तर, ये बातें उसे प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड। एंड लास्ट हमारा इसमें बच जाता है लाभांश संबंधी निर्णय। लाभांश ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को कि वित्तीय निर्णय का अर्थ, इसको प्रभावित करने वाले तत्व, निवेश संबंधी निर्णय, इसको प्रभावित करने वाले तत्व, लाभांश संबंधी निर्णय, इसको प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो लिखा है यहाँ, तृतीय महत्वपूर्ण निर्णय जो प्रत्येक वित्तीय प्रबंध को करना पड़ता है वह है लाभांश के वितरण का निर्णय, क्योंकि एक कंपनी को जो आय होती है उसके लिए उसे लाभांश भी देना होता है। जैसे हमने ऋण लिया तो उसका ब्याज सहित भुगतान कर रहे, तो अंशों के माध्यम से पैसा आया, तो जब लाभ होता है तो लाभांश भी देना होता है। कुछ व्यक्ति को ऐसी बातें बतानी होती है जिससे जो निवेशक होते हैं वो आकर्षित हो पैसा लगाने के लिए। तो लाभांश लाभ का वह अंश होता है जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है। इस निर्णय में यह निश्चित किया जाता है कि अर्जित लाभ कर का भुगतान करने के पश्चात का कितना भाग अंशधारियों में लाभ के रूप में वितरित किया जाएगा तथा लाभ का कितना भाग फर्म में प्रतिधारित उपार्जन के रूप में पुनः विनियोजित रखा जाएगा, मतलब पुनः विनियोग के लिए रखा जाएगा ताकि विनियोग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अतः लाभांश के वितरण से संबंधित निर्णय करते समय अंशधारियों की संपत्ति को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। लाभांश संबंधी निर्णय में हमें इसने ये बताया है कि जब आप लाभांश क्या है, लाभांश फर्म को होने वाली आय का वह भाग है जो सभी अंशधारियों को दिया जाता है। लेकिन कब दिया जाता है, जब कंपनी के पास जो राशि आती है EBIT, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब कि जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, उसमें से कर और ब्याज का भुगतान करने के बाद जो धनराशि होती है वो धनराशि प्रत्येक प्रकार के अंशधारियों में बांट दी जाती है। जितने अंशधारी कंपनी के होते हैं, अगर 100 होंगे तो 100 में ही बांटा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ बोला गया कि ये देखा जाता है लाभांश संबंधी निर्णय में कि कितना पैसा लाभांश के रूप में रखा जाए और कितना पैसा वापस से बिजनेस के लिए रखा जाए। ठीक है। तो अब इस लाभांश संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले भी कुछ तत्व है। कौन कौन से? उपार्जन कितना आता है, कितना जाता है, उपार्जन का स्थायित्व, लाभांश का स्थायित्व, रोकड़ प्रवाह की स्थिति, कानूनी बाध्यता और संविदात्मक प्रबंध, ये तत्व है जो लाभांश संबंधी निर्णय को प्रभावित करते हैं। मतलब कंपनी जो लाभांश देती है, कब कम दे, कब ज्यादा दे, किस दर से दे, इस बात को किसने प्रभावित किया? तो उपार्जन ने। उपार्जन मतलब जो प्रॉफिट है उसने प्रभावित किया कि लाभांशों का भुगतान वर्तमान एवं भूतकालीन उपार्जनों में से किया जाता है। वर्तमान में जो पैसा है वो, और भूतकालीन के भविष्य में अब हम इतना कि पिछला हमने कि पिछला हमारे पास कितना है और वर्तमान में कितना आया, इन दोनों के आधार पर। अतः लाभांश संबंधी निर्णय लेते समय उपार्जन एक मुख्य निर्धारक तत्व है। सेकंड है उपार्जन का स्थायित्व। एक कंपनी जिसकी उपार्जन क्षमता स्थायी है तो वह अधिक लाभांश घोषित करने की अवस्था में होती है। इसके विपरीत यदि कंपनी की उपार्जन अस्थिर है तो वह संभवतः कम लाभांश देगी। मतलब कि
उपार्जन का स्थायी, कुछ कंपनियां होती है जिनका फिक्स रहता है कि भाई सालाना इतना टर्नओवर हो जाता है, या 5 लाख कमा लेती, 10 लाख कमा लेती, 5 करोड़ कमा लेती, 10 करोड़ कमा लेती है। तो ऐसी फर्में जिनका पैसा एकदम फिक्स होता है कि वह हर महीने या हर साल इतना पैसा कमा ही लेती है, तो वह बड़े पैमाने पर लाभांश देगी। और इसके विपरीत ऐसी कंपनियां जिनको कम पैमाने पर लाभ होता है या जिनका लाभ निश्चित नहीं होता, उनके लाभांश की दर बदलती रहती है। ठीक है, अगला देखो, अगला लिखा है लाभांश का स्थायित्व। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, एक मिनट अपन सही कर लेते हैं, सॉरी, अरे यहाँ हम सही कर लेते हैं, एक मिनट। लाभांश का स्थायित्व, यहाँ मात्रा आ जाएगी। देखो इसमें क्या लिखा है, प्राय कंपनियां प्रति अंश लाभांश स्थितीकरण की नीति अपनाती है, क्योंकि लाभांश की मात्रा में वृद्धि सामान्यतः तभी की जाती है जब अधिक लाभ उपार्जन की संभावना प्रबल हो, मतलब मजबूत, तथा वह संभावना भी केवल चालू वर्ष की नहीं होनी चाहिए बल्कि भविष्य में भी चलती रहनी चाहिए। तो लाभांश का स्थायित्व, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो लाभांश के स्थिरीकरण की नीति अपनाती है कि भाई हम तो 5% या 6% की दर से ही लाभांश देंगे। ठीक है, तो उपार्जन जितना आता है उसके आधार पर उपार्जन का स्थायी प्रॉफिट बदलता रहता है या स्थायी रूप से प्राप्त होता है, उसके आधार पर लाभांश की दर निश्चित होती है। और लाभांश का स्थायित्व मतलब कि प्रति अंश लाभांश स्थितीकरण की नीति भी लाभांश कंपनी कितना दे कितना नहीं दे उसको प्रभावित करती है। अगला है रोकड़ प्रवाह स्थिति। लाभांश में रोकड़ का बहिर्गमन निहित होता है। लाभांश में रोकड़ का बहिर्गमन मतलब पैसों का जाना रहता है। एक कंपनी लाभार्जन कर रही होती है लेकिन उसमें रोकड़ की कमी होती है। कंपनी द्वारा लाभांश घोषित करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ का होना आवश्यक है। लाभांश में रोकड़ मतलब पैसा जाता है, तो आप लाभांश तभी दो जब आपके पास रोकड़ हो। ठीक है, एंड लास्ट के लिखे हैं इसमें दो, जिसमें कानूनी बाध्यता है। इसमें लिखा है कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधान लाभांश का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। लाभांश घोषणा के समय ऐसे प्रावधानों का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है, लाभांश देने के लिए सरकार के नियम भी बाध्य करते हैं या नियम भी हमें बताते हैं कि क्या नियम है जिसके आधार पर आप लाभांश दे सकते हो। एंड लास्ट है संविदात्मक प्रतिबंध। जब किसी कंपनी को ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति मिलती है तो ऋणदाता कंपनी पर भविष्य में लाभांश भुगतान करने पर कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं। तो कंपनियों से आशा की जाती है कि वे इस बात का आश्वासन दें कि लाभांश भुगतान संबंधी ऋण की शर्तों का पालन किया जाएगा तथा किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं तो उनको बोला गया लाभांश दिया जाएगा। अब जिस वर्ष उनको लाभांश दिया जाएगा बोला गया, उस वर्ष कंपनी को लाभांश नहीं हुआ, तो अगर ऐसी शर्तें हैं कि उनके लाभांश का अगले वर्ष के लिए संचय किया जाए तो संचय करना चाहिए। तो कुल मिला के लाभांश को लेकर जो बातें होती हैं उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर वित्तीय निर्णय के बारे में जाना कि वित्तीय निर्णय व्यवसाय में कैसे लिए जाते हैं। अब अगर आपको इसमें किसी भी निर्णय में और इसके प्रभावित करने वाले तत्व में कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर डाउट को दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।